Dear student, once again welcome you all in this class. Today we will cover one very important topic under the Hindu Marriage Act, that is section 24 and 25. Section 24 talks about the maintenance pendant light and section 25 talks about the permanent alimony. As the name itself indicates, it is related to the maintenance of the parties. डियर स्टूडेंट, एक्चुअली होता क्या है, देखिए इस बात को समझिए कि जब कभी कोई भी पिटीशन जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दाखिल की जाती है, पिटीशन फॉर व्हाट, फॉर द सेक्शन 9 अंडर विच अ पार्टी सीक्स द रेजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट डिक्री, और सेक्शन 10 which deal about the judicial separation decree, section 11 void marriages, section 12 voidable marriages, and that is very important section 13 which talks about the divorce, and even under section 26 which talks about the custody of the children. If primary case is related to the any matrimonial remedies by either party of the marriage, then generally होता क्या है, for the case of wife, if you see that wife is totally dependent upon her husband for every needs or every expenses. For a single penny she is totally dependent upon her husband. अब पत्नी का जो पति है वो मान लीजिए एडल्ट्री में लिप्त है या क्रूरल्टी करता है या डिजर्शन करता है, ऐसी स्थिति में अगर पत्नी अपने पति के खिलाफ सेक्शन 13 के अंतर्गत डाइवोर्स का वाद लाना चाहती है, तो इज इट पॉसिबल फॉर द वाइफ टू टेक डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड as she is totally dependent upon her husband for every needs? तो उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा? जब तक डाइवोर्स का पिटीशन कोर्ट में चलेगा नहीं, जब तक कोर्ट फाइनल जजमेंट तक पहुंचेगी नहीं, तब तक उसे डाइवोर्स नहीं मिलेगा। और चूंकि उसके पास पैसा नहीं है उस केस को चलाने के लिए, उस पिटीशन को अंतिम अंजाम देने के लिए, तो ऐसी स्थिति में इसी ऑब्जेक्टिव को रखते हुए सेक्शन 24 और 25 की व्यवस्था की गई है। क्योंकि एक बार बता दें कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अर्लियर वीडियो रिगार्डिंग टू द डाइवोर्स ऑफ द पार्टीज कि वाइफ को 9 + 4 13 ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर वो पत्नी एक पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्राप्त कर सकती है। लेकिन अगर आपने वाइफ को ज्यादातर ग्राउंड्स वाइफ को दिए हैं और वाइफ इस स्थिति में नहीं है, आप कल्पना करिए 1955 में ये इनेक्ट हुआ था और 1955 में कोई ऐसी पत्नी जो अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का वाद डाइवोर्स का वाद दायर करना चाहती है या कोई और मैट्रिमोनियल रेमेडी के लिए वाद दायर करना चाहती है, तो 1955 में क्या पॉसिबल है कि जब वो पूरी तरह से वो अपने पति पर निर्भर है तो वो कैसे वो वाद दाखिल करेगी? इसी सब को ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए सेक्शन 24 और 25 की व्यवस्था की गई, जिसको कि हम लोग नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल व्हाट द सेक्शन 25 इज। सेक्शन 25, द नेम itself that it is called maintenance pendant right, यानी कि मेंटेनेंस पेंडेंट राइट का मतलब होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, यानी कि जिस दिन वाद दाखिल किया जाए उस दिन से लेकर फाइनल, यानी कि आज वाद दाखिल हुआ है और जब फाइनल डिक्री पारित हो यानी फाइनल जजमेंट जब पारित हो, इस दौरान जो एक्सपेंसेस होंगे, उस दौरान के जो पार्टी के खर्चे होंगे जो इस पोजीशन में नहीं है कि अपना मेंटेनेंस कर पाए, उस मेंटेनेंस की बात सेक्शन 24 में की गई है। याद रखिएगा, अगेन आई राइट टू रिपीट हियर दैट जो पहला, इसमें 2 पिटीशन दायर होते हैं सेक्शन 24 में। एक पिटीशन दायर पहले ऑलरेडी करेगा वो व्यक्ति जिसको कि कोई मैट्रिमोनियल रेमेडी चाहिए और उस रेमेडी को, उस पिटीशन को चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तब 25 का भी एप्लीकेशन दायर होगा। और 25 का जब एप्लीकेशन दायर होगा तो सबसे पहले कोर्ट 24 के एप्लीकेशन को सुनेगी और उसके बाद जब 24 का एप्लीकेशन में जो समय निर्धारित है वो है 60 डेज। 60 डेज में के अंतर्गत ये डिसाइड करना होगा कोर्ट को कि अगले पार्टी को मेंटेनेंस पेंडेंट राइट दिलवानी है कि नहीं दिलवानी है। अगर दिलवानी है तो 60 दिन के अंदर इसका एप्लीकेशन को डिस्क्लोज आप करना होगा, और अगर अगले पार्टी जब मेंटेनेंस दे देगा उसके बाद उसी मेंटेनेंस से वो अपना जो है मेंटेनेंस पेंडेंट राइट में जो प्रोसीडिंग होगी वो जारी रहेगी। तो जो पर्पज है, जो बेसिक पर्पज है वो है 24 का कि कोर्ट में मैट्रिमोनियल रेमेडी संबंधित कोई भी वाद जो है वो जारी रह सके, इसके लिए 24 में व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा, सेक्शन 24 में कोई भी पार्टी, यहाँ लिखा है आइदर पार्टी मीन्स या तो हस्बैंड हो सकता है या वाइफ हो सकती है।
Dear student, for your kind information, I would like to tell you a very interesting fact here, that it is the only act which talks about the maintenance of both the parties. यानी कि husband is also entitled to get maintenance from his wife. It is the first act which deals that पत्नी भी अपने पति के मेंटेनेंस देने के लिए दायित्वाधीन होगी। अगर आप देखें तो सीआरपीसी की धारा 125 में जो मेंटेनेंस की बात की गई है, या फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 18, 19, 20 में जो मेंटेनेंस की बात की गई है, या मुस्लिम लॉ में जो मेंटेनेंस की बात की है, कहीं भी और जगह जहां जहां मेंटेनेंस की बात की गई है, वहां पत्नी, माता पिता या फिर डिपेंडेंट यानी कि बच्चे को के मेंटेनेंस के लिए एक व्यक्ति दायित्वाधीन होगा। कहीं भी पत्नी पति को मेंटेनेंस देगी, ये सिर्फ सेक्शन 24 और 25 में है। इसके इधर कोई ऐसा सेक्शन समझ में नहीं आता है जहां पर कि पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकता है। खैर, इस सेक्शन 24 और 25 में पति और पत्नी, जो कि यहाँ पर जो वर्ड विच मेंशन हियर, दैट इज आइदर पार्टी में चाहे हस्बैंड होगा चाहे वाइफ होगी, दोनों ही मेंटेनेंस पाने के लिए इंटाइटेड है। लेकिन यहाँ पर जो पैरामाउंट कंसिडरेशन है कि कौन व्यक्ति मेंटेनेंस करेगा, वो व्यक्ति मेंटेनेंस करेगा जो सक्षम है अगले पार्टी का मेंटेनेंस कर पाने में। यानी कि दोनों पक्षकार में से कोई एक पक्षकार जो मेंटेनेंस पेंडेंट राइट लेना चाहता है, उसे ये साबित करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट कि आई एम नॉट इन पोजिशन टू मेंटेन माई सेल्फ बट अदर पार्टी इज इन पोजिशन टू मेंटेन। यानी कि अगर मुझे मेंटेनेंस चाहिए कोर्ट में, तो मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आई एम नॉट इन पोजीशन टू मेंटेन माई सेल्फ आउट ऑफ माई एनी इनकम, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी इनकम का स्रोत नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे कि मैं अपना मेंटेनेंस कर पाऊं या एक्सपेंसेस आप कोर्ट को बियर कर पाऊं। तो अगर मैं ये साबित कर देता हूं कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे कि मैं अपना मेंटेनेंस कर पाऊं या इस बात खर्च को उठा पाऊं, और अगला पार्टी के पास इतनी सामर्थ्य है, इतनी इनकम है, इतनी प्रॉपर्टी है कि वो ये सब कर सकता है, यानी कि वो एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग प्लस मेरा भी मेंटेनेंस कर सकता है, तब ऐसी स्थिति में पक्षकार जो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है, यानी दोज हु आर नॉट इन पोजीशन, जो ज्यादातर केसेस में वाइफ ही होती है, उसे कोर्ट के पति को कहेगी कि पहले आप इसको मेंटेनेंस दीजिए और इस ताकि वो सेक्शन 25 की जो प्रोसीडिंग है वो जारी रख सके। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि फाइनल में क्या होता है। तो सेक्शन 25 में कोई भी पार्टी जो मेंटेनेंस प्राप्त करना चाहेगी, उसे साबित करना पड़ेगा उसके पास कोई सफिशिएंट इनकम नहीं है, ना ही ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिससे कि वो एक्सपेंसेस जो है आप फ्रॉड प्रोसीडिंग जारी रख सके। इस एप्लीकेशन को 60 दिन के भीतर जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। जो ऑब्जेक्टिव है ताकि ये केस को चलाया जा सके। याद रखिएगा, कोई भी पक्षकार सीधे 24 में नहीं आ सकता। अगेन आई विल रिपीट हियर, सीधे नहीं आएगा, बल्कि मेन एप्लीकेशन जो होगा वो मेन पिटीशन होगा, वो होगा सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 और 26। यानी कि कोई मैट्रिमोनियल रेमेडीज उसको हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत चाहिए, और उस रेमेडी को प्राप्त करने के लिए, उस पिटीशन को दायर करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तब सेक्शन 24 अप्लाई करेगा। और सेक्शन 4 की डिक्री 60 दिन के भीतर निस्तारित की जाएगी, और उसके बाद जो है ये डिक्री ये सेक्शन 24 समाप्त हो जाएगा। जैसे ही सेक्शन 24 शुरू होगा, तब जब केस दायर किया जाए 24 के अंतर्गत मेंटेनेंस पेंडेंट राइट का जिस दिन केस दायर किया जाएगा, उस दिन से लेकर जिस दिन केस डिस्पोज ऑफ होगा, उस दिन तक का जो प्रोसीडिंग होगी वो 24 के अंतर्गत आएगी। अब आइए, यानी कि सेक्शन 25 जो बात करती है परमानेंट एलिमनी में। परमानेंट एलिमनी का मतलब होता है कि नेम इटसेल्फ इंडिकेट इट इज टाइप ऑफ द परमानेंट, यानी कि हमेशा के लिए ये रेमेडी कोर्ट को दी जाएगी। 24 में हमेशा के लिए नहीं है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट जो है वो 24 की बात करता है। और कौन सी सूट की बात कर रहा है, वो है मेन पिटीशन, यानी मैट्रिमोनियल रेमेडी का जो सूट है वो जारी रखने के लिए 24 इसको उसमें सहायता प्रदान करता है। जबकि जहां सेक्शन 24 समाप्त होता है, यानी कि सेक्शन 24 तब मेंटेनेंस पेंडेंट राइट तब समाप्त होगा जिस दिन फाइनल जजमेंट आ जाए। यानी कि जैसे ही 24 समाप्त होता है, वैसे ही 25 एराइज होता है, ऐसे ही 25 का जो है एप्लीकेशन शुरू हो जाता है। यानी कि ऐसे देखिए
कि 25 तब शुरू होगा जब कोई भी पक्षकार एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि फाइनल जजमेंट का दिन आज है, यानी कि आज ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि डाइवोर्स होना है। और अगर कोर्ट इस स्थिति में पहुंचती है कि डाइवोर्स होना है, तो ऐसी स्थिति में अगर या तो पार्टी खुद ही, जो व्यक्ति जिसको डाइवोर्स दिया जा रहा है वो खुद ही, या कोर्ट अपने डिस्क्रिप्टिव पावर का इस्तेमाल करते हुए, या कोर्ट को लगता है कि इस डाइवोर्स का परिणाम ये होगा कि कोई एक पक्षकार जो है अपना मेंटेनेंस कर पाने में असमर्थ हो जाएगा। यद्यपि ये यहाँ पर आइदर शब्द का प्रयोग किया गया, यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही इस 25 का भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में हस्बैंड चूंकि अर्निंग व्यक्ति होता है, अतः वाइफ ही ज्यादातर केसेस में 24 और 25 का लाभ लेती है। तो अगर डाइवोर्स हो रहा है और डाइवोर्स के परिणाम स्वरूप कोर्ट को लगता है कि पत्नी इस पोजीशन में हो जाएगी कि वो अपना भरण पोषण कर पाने में सक्षम नहीं होगी, ऐसे स्थिति में 24 के अंतर्गत कोर्ट पति से ये कहेगी कि वो परमानेंट एलिमनी के तौर पर वो मेंटेनेंस पत्नी को करे। तो यहां पर एक बात जो इंपॉर्टेंट है, 24 अस्थायी अरेंजमेंट करता है, जबकि सेक्शन 24 जो है वो परमानेंट अरेंजमेंट करता है। यहां पर जो कितनी सवाल उठता है कि जब ये डिसाइड करना है कि एक व्यक्ति दूसरे को कितना इनकम, कितना प्रॉपर्टी, कितनी मेंटेनेंस देगा, तो ऐसी स्थिति में जब मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाता है तो पक्षकारों की तो जो व्यक्ति मेंटेनेंस दे रहा है उसकी सैलरी, उसकी प्रॉपर्टी, उसके अदर रिसोर्सेज, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, उसके आचरण, या तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अगले पार्टी को कितना मेंटेनेंस दिलाया जाना है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी मेंटेनेंस का निर्धारण कोर्ट करती है तो ये तय है कि जो ऑब्जेक्टिव कोर्ट का ये होता है कि उस पक्षकार को, यानी कि अगले पक्षकार को जो समर्थ नहीं है, जो इनकॉम्पिटेंट है मेंटेनेंस कर पाने में, उसको उस स्थिति में रख देना जिस स्थिति में वो शादी के दौरान थी। यानी कि अगर मान लीजिए पत्नी जो है शादी के दौरान, यानी जब उसके पति के साथ उसकी शादी चल रही थी, उस दौरान मान लीजिए कि वो हेलीकॉप्टर से सब्जी लेने जा रही है, तो न्यायालय कोशिश करेगी कि डाइवोर्स के बाद भी वो इतनी उसको इनका मेंटेनेंस दिया जाए ताकि वो हेलीकॉप्टर से ही सब्जी लेने जाए। उसी तरह से ऑन द कंट्री, अगर कोई स्लम बस्ती की महिला है जो रिक्शे से सब्जी लेने जाती है, तो कोर्ट चाहेगी कि डाइवोर्स के बाद भी कम से कम उसको इतना मेंटेनेंस दिया जाए कि वो रिक्शे से ही सब्जी लेने जाए। तो कहने का मतलब है कि उसकी डाइवोर्स के बाद उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति उतना ही कोर्ट रखने का प्रयास करता है, जिससे कि वो उतना ही वैसा ही जीवन जी पाए जो शादी के दौरान वो जी रही थी। यहाँ पर जो सेक्शन 25 जो सब क्लास 2 टॉक्स अबाउट द कब और किन परिस्थितियों में जो है मेंटेनेंस जो है जो एक बार फिक्स कर दिया जाता है, 25 जैसे परमानेंट एलिमनी एक बार फिक्स कर दिया जाता है, तो अगर कभी भी चेंज इन सर्कमस्टांसेस होगा, यानी कि सर्कमस्टांसेस में चेंज हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 25 सब क्लास 2 ये कहता है कि या तो मेंटेनेंस जो है मॉडिफाई किया जाएगा, या तो रिसाइन किया जाएगा, या तो फिर कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि पत्नी जो है जब वो मेंटेनेंस के लिए 25 में गई, उस वक्त वो टोटली डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड के ऊपर, और कोर्ट ने मान लीजिए 20,000 रुपए का मेंटेनेंस उसकी पत्नी को दिलवाया है। हस्बैंड से कहा है कि आप 20 रुपए पर मंथ जो है वो अपनी पत्नी को दीजिए। बाद में डाइवोर्स के बाद जो है वो पत्नी अपना कहीं जॉब शुरू कर देती है, या सरकारी स्कूल में मान लीजिए मास्टर बन जाती है। ऐसे स्थिति में जो मास्टर बनने के बाद अगर उसकी इनकम उतनी ही हो जाती है जितने की पति की थी, तो ऐसी स्थिति में पति जो है कोर्ट जाएगा और उसे सेक्शन 25 सब क्लास 2 के अंतर्गत ये कहेगा कि चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो गया है, पत्नी अब समर्थ हो गई है, अतः अब उसे रिसाइन कर दिया जाए, मेंटेनेंस देना बंद कर दिया जाए। लेकिन याद रखिएगा, हर जॉब करने से ही मात्र से ही उसे रिसाइन का राइट नहीं मिल पाएगा हस्बैंड को। मान लीजिए जॉब ऐसी है जो मेंटेनेंस मिल रहा है उससे लोअर उसकी इनकम है, तो ऐसी स्थिति में जो एवरेज इनकम जो पति देगा वो कोर्ट निर्धारित कर देगी कि उसी मात्रा तक उतना मेंटेनेंस उसको एडजस्ट कर लिया जाए।
तो यहाँ पर मॉडिफाइड अल्टरनेशन और रिसाइंड की पावर जो है वो कोर्ट को है। कोर्ट जो तमाम परिस्थितियों के आधार पर डिसाइड करती है कि उतना ही मेंटेनेंस दिया जाए या मेंटेनेंस को कम किया जाए। या हो सकता है कि पत्नी की आवश्यकता कभी बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में पत्नी कोर्ट जाएगी और कहेगी मान लीजिए पत्नी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, उसके बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो जाए और जो पति उसको मेंटेनेंस दे रहा था, तो ऐसे स्थिति में पत्नी कोर्ट से कह सकती है कि मुझे पैसे की ज्यादा आवश्यकता हो गई है, इलाज कराने के लिए मुझे और पैसे की चाहिए। ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है हस्बैंड को ये कहेगी कि वो इनकम जो है जो परमानेंट एलिमनी फिक्स की गई थी उसको वो बढ़ा भी सकती है और हस्बैंड को कहेगी कि और भी उसको मेंटेनेंस दिया जाए। डिपेंड अपॉन द सेक्शन चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सेक्शन 25 सब क्लॉज 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कब और किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस में मॉडिफाइड हो जाएगा, रिसाइंड हो जाएगा या फिर कोर्ट कहेगी कि अब आप मेंटेनेंस मत दीजिए। तीन चार ऐसी परिस्थितियां हैं जब हस्बैंड जो है वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना बंद कर देगा, या हो सकता है कि पत्नी अगर मेंटेनेंस दे रही है तो फिर वो मेंटेनेंस देना बंद कर देगी इन परिस्थितियों के एग्जिस्ट करने पर। अगर हस्बैंड अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे रहा है सेक्शन 25 के अंतर्गत, तो अगर वो सी हैज नॉट रिमेन चेस्ट, अगर वो शील भ्रष्टा हो जाती है यानी कि अनचेस्टिटी में रहने लगती है, तो ऐसी स्थिति में पति का अधिकार है कि उसे मेंटेनेंस देना वो बंद कर दे। या फिर पत्नी जो है वो रीमैरिज कर लेती है तो, या फिर पति की मृत्यु हो जाती है तो मेंटेनेंस बंद हो जाएगा, या पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो मेंटेनेंस बंद हो जाएगा, या पत्नी सक्षम हो जाती है तो पति मेंटेनेंस देना बंद कर देगा। यहाँ पर जो एक कंट्रोवर्सी जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, महिला कमीशन के द्वारा ये ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है कि इस जो क्लाज है जो सेक्शन 5 सब क्लास 3 में जो चेस्टिटी में रहने का जो कंडीशन लगाया गया है कि वो चेस्टिटी में ही रहनी चाहिए ड्यूरिंग द परमानेंट एलिमनी, यानी जब तक पति जो है उसको भरण पोषण तभी देता रहेगा जब तक कि वो चेस्ट बनी रहे, यानी कि जैसे ही सी हैज नॉट रिमेन चेस्ट वैसे ही पति मेंटेनेंस देना बंद कर देगा। इसमें सवाल उठता है कि जब पति ने मान लीजिए दूसरी शादी कर ली, वो आराम से अपना जीवन यापन कर रहा है, वो सेक्सुअल नीड्स को पूरा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस पत्नी को जो डाइवोर्सी है उससे ये क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शी विल रिमेन चेस्ट? Sexual desire is a human needs. Though she is a divorcee, despite of that, she is not the wife of that particular husband to whom she has got a degree of divorce. तो अब जब उसका कोई पति ही नहीं रह गया है, ऐसी स्थिति में लॉ उसे चेस्ट रहने की अपेक्षा इसलिए कर रही है कि उसका मेंटेनेंस दे रहा है, जबकि वो दूसरी शादी करके आराम से अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, वो अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा कर रहा है, आप इसको रोक रहे हैं। She is very young. She has a desire to enter into a sexual intercourse, but due to the maintenance section 25 sub clause 3, she forced to remain chaste. So ये एक इश्यूज है कि क्यों इसे चेस्टिटी में रहने को जो लेजिस्लेशन है उसे विवश करता है। एक केस आया था सविता बहन सोम भाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट 1809। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इसमें कहा गया था कि सेक्शन 24 और 25 का लाभ उसी महिला को मिलेगा जो वाइफ सब के कैटेगरी में आ रही है। अगर वाइफ सब के कैटेगरी में आने का तात्पर्य है कि सेक्शन 5 सब क्लास 1, 2, 3, 4 and 5 एंड सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट मस्ट बी फॉलोड, and if it is followed then that marriage will declare a valid marriage। और अगर वैलिड मैरिज की वाइफ है तभी उसे सेक्शन 24 और 25 का लाभ दिया जाएगा। अगर वो सेकेंड मैरिज की वाइफ है यानी कि उसका मैरिज इन द सेक्शन 11 के अंतर्गत वाइडेबल हो चुका है, सॉरी वाइड हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में जो वाइड मैरिज की वाइफ जो होगी वो वाइफ की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आ पाएगी। सोम भाई भाटिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेकेंड वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी काइंड ऑफ रेमेडी अंडर सेक्शन 25 सब क्लॉज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो कुल मिला के ये जो पूरा का पूरा सेक्शन 24 और 25 है, याद रखिएगा। इन द नटसेल आई वुड लाइक टू जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग दैट व्हेन द सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 स्टार्ट्स, जहां सेक्शन 4 एंड होगा यानी एंड तब होगा जब फाइनल जजमेंट आएगा। जब फाइनल जजमेंट आएगा तो सेक्शन 25 स्टार्ट हो जाएगा यानी परमानेंट रेमेडी प्रारंभ हो जाएगा। दोनों पार्टी को अधिकार है कि कोई भी कोर्ट जा सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में चूंकि पत्नी पति के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, अतः मैक्सिमम केसेस में 24 और 25 का सहारा जो है वो पत्नी लेती है। पत्नी
कुछ आधार पर मेंटेनेंस देना पति बंद कर देगा अगर वो अनचेस्टिटी में नहीं रहती है, या फिर रीमैरिज कर लेती है, या फिर डेथ हो जाती है, कैपेबल बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में पति मेंटेनेंस देना बंद कर देगा। तो इट इज ऑल अबाउट योर सेक्शन 24 और 25। थैंक यू वेरी मच।